हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एकेडमी के ऊपर। हमको लगता है कि जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट करी है ना, तो पहली बार मैंने बोला है कि आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एकेडमी के ऊपर। मोस्टली मैं गुड इवनिंग या फिर हेलो एवरीवन बोल के काम चला लेता हूँ, ठीक है। बट कोई बात नहीं, होता है, कई कई बार नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, है ना। चलिए, आप लोग काफ़ी एनर्जी से भरे पड़े हो क्योंकि कल आपके क्लासेस नहीं हुई थी संडे को, तो भाई संडे ही था, संडे को क्या ही क्लास लेना आप सभी के लिए, तो वेकेशन का ही टाइम होता है ना। तो फाइनली गाइज मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ अपने फर्दर टॉपिक को, और भी सीरियस एग्ज़ाम के लिए सीरियस रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं और प्लांट पैथोलॉजी हम लोग इस तरीके से कवर करने वाले हैं गाइज। अगर आपने हमारे पूरे लेक्चर को अटेंड कर लिया, फिर आप कोई सा भी एग्ज़ाम देना, नाबार्ड देना, इफ़को देना, CWC, कोई भी एग्ज़ाम देना, AFO वगैरह, कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आप क्लास में नहीं किए होंगे और आपके एग्ज़ाम में आ गया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि आप थ्योरी क्लास कर रहे हो प्रॉपर, आप प्रॉपर थ्योरी क्लास कर लोगे, उसके बाद आप नोट्स रिवाइज कर लोगे। नोट्स में दो टाइप का, आप शॉर्ट नोट्स भी आपको मैं इस तरीके से रटवा दूंगा कि आपको भैया ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्विज़ करेंगे और जब आपके एग्ज़ाम होंगे ना, तब तक आप 2500 से प्लस क्वेश्चन जो है वो तैयार कर चुके होंगे। तो अब बताओ ना, क्वेश्चन कहाँ से आएगा भाई, बाहर से कहाँ से, मतलब क्या आउट ऑफ सिलेबस पूछ देगा भाई? आउट ऑफ सिलेबस भी पूछेगा तभी आप करके आ जाओगे, ठीक है। इसलिए मल्टीपल सोर्सेज पे भटकने के बजाय एक सोर्स पे फोकस करो, एक टीचर पे बिलीव करो। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे से करो, अगर आपको मेरे से अच्छा टीचर मिल रहा है तो उनसे भी करो, लेकिन कोई एक ही टीचर को फॉलो करो। 10 जगह मूव करने से आप सिर्फ डेविएट होंगे और कुछ नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए एक टीचर पे फोकस करो, जो कंटेंट दे रहा है उसको रिवाइज करो। रिवीजन के बिना आप नहीं कुछ कर पाओगे, ठीक है। मैंने भी मल्टीपल्स एग्जाम निकाले हुए हैं, तो आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि हाँ किस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो वो गलती आप ना करो, इसलिए क्योंकि बिहार में शायद फिर इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब अगर आपका भी AO में नहीं हुआ था तो ये इसको आप छोड़िए मत, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्विज भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्विज की अलग से क्लासेस भी होती हैं और आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाती हैं। चलिए, तो ये लेक्चर नंबर हमारा 3rd होने वाला है, स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंगस के ऊपर कुछ बातें की थी, कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर देखे थे। इसके अलावा हम लोगों ने बातें की थी फंगस की जो न्यूट्रिशन होती है वो किस तरीके से वो लेता है, साथ में हमने उनके कुछ रिप्रोडक्शन के तरीके के बारे में डिस्कस की थी। और वहाँ पे हमारा कहानी रुक गया था कि स्पोर्स के ऊपर, ठीक है। तो आज हम वही स्पोर्स से जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखो, अगर हम बात करें, आपको पता है कि फंगस जो होता है ना, ये स्पोर्ट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को प्रोपोगेट करता है, ठीक है। जैसे अगर आप मैं बोलूँ कि भैया ये फंगस है, ये यहाँ पे गया, यहाँ पे इनका एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मैं बताया था कि ये अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। और ये फिर यहाँ से स्पोर निकलता है, और ये स्पोर्स जो है वो एक जगह पे मतलब कहीं पे चले जाएंगे, और वहाँ पे अगर फेवरेबल कंडीशन मिला तो यहाँ से एक न्यू बॉडी को ये डेवलप कर देते हैं। तो इस टाइप से ही हमारा जो फंगस होता है वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो स्पोर्स क्या होता है गाइस, एक मिनट छोटा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसके तहत जो फंगस होता है वो खुद को मल्टीप्लाई कर पाता है, खुद को प्रोपगेट कर पाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब ये स्पोर्स की बात करें ना, तो ये स्पोर्स जो होता है, ध्यान से समझना, ये एसेक्सुअल स्पोर होता है और सेक्सुअल स्पोर होता है। मैं बताऊंगा आपको आगे कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो सेक्सुअली बनते हैं, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो एसेक्सुअली बनते हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअल स्पोर्ट्स ऑफ फंगस, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ, कई बार आप देखेंगे AFO में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, अगर हम एसेक्सुअल स्पोर्ट्स की बात करें फंगस में, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आज का स्क्रीन जो है वो ब्लैक एंड वाइट है ना, थोड़ा सा फील ले लो पुराने ज़माने वाले, ठीक है। तो स्पोरेंजियो स्पोर की हमें बात करूँ तो ये कैसा स्पोर है,
बताइए मेरे साथ बोलिए, स्पोरेंजियोस्पोर कैसा स्पोर है? तो स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो एसेक्सुअल स्पोर है। और ये सर बनता कहाँ पे है? अंदर बनता है, बाहर बनता है? तो याद रखिएगा, एक तो ये एसेक्सुअल स्पोर है, दूसरी बात कि ये सर बॉडी के अंदर बनता है, इसलिए इसको हम इंडोजिनस स्पोर बोलते हैं। तो नोट डाउन करके लिख लीजिए भाई कि स्पोरेंजियोस्पोर एक तो इंडोजिनस होता है, इसके अलावा ये एसेक्सुअल स्पोर होता है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और भी बातें डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, स्पोरेंजियोस्पोर को समझाने से पहले आपको लेके चलता हूँ एक डायग्राम के ऊपर। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान समझिएगा। राइजोपस का स्ट्रक्चर है ये, और आपने कई बार एग्जामिनेशन के अंदर इसको बनाया भी होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये इनके होते हैं राइजोइड्स, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है इनका स्टोलोन, है ना, जिनसे ये सारे कनेक्ट हैं एक दूसरे से। इनके अलावा देखो यहाँ पे ये सारा, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये वाला, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कवर होता है, और इसी के अंदर हमारा क्या बनता है? स्पोरेंजियोस्पोर। इसलिए ये क्या था? इंटरनली था, अंदर बन रहा है स्पोर, ठीक है। तो ये स्पोरेंजियम में क्या बनता है? स्पोरेंजियोस्पोर बनता है। आफ्टर सम टाइम जब यहाँ से ये ब्रस्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तो देन ये स्पोर्स हमारे हवा में आ जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, और इन स्पोर्स को हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। और ये सारा स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो कंफ्यूज मत करना, स्पोरेंजियम जिसमें स्पोर बन रहा है, जो स्पोर बन रहा है उसको स्पोर्स बोलेंगे, और ये सारा स्ट्रक्चर जहाँ पे अटैच्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे आते हैं हम लोग। नो गाइस, यहाँ पे देखो, तो स्पोरेंजियोस्पोर्स की भी हम बात कर रहे थे। तो ये कहाँ पे, जो जिस सैक के अंदर बनता है उसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। ये हाइलाइन होता है, मतलब ये कलरलेस होता है, इनका कोई कलर नहीं होती, यूनिसेलुलर होता है गाइस, एक सेल का बना होता है, ठीक है। तभी तो ये आपका वेजिटेटिव है ना, तभी ना है ये एक सेल का बना होता है। और द स्पेशल हाइफा बियरिंग स्पोरेंजियम इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। मैंने बताया कि जो स्ट्रक्चर जो जिनके ऊपर ये पूरे कहानी डिपेंड होती है उसको हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। सिंपल सी बात, ये था ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर उसको क्या बोल रहे थे? स्पोरेंजियोफोर बोल रहे थे। डायग्राम दिखाया भी आपको मैंने, भूल गया कैसे आप, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको इतना याद रखना है, रामायण कहानी छोड़ दीजिए, सब याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इतना याद रखना कि स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होता है वो एसेक्सुअल इंडोजिनस होता है, इतना याद कर रखोगे ना। चलिए प्रॉमिस, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नो, ये स्ट्रक्चर मैंने देखा अभी जस्ट। अब देखो स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में तुम्हें बता रहा था कि थोड़ी डिटेल में कवर करेंगे। तो स्पोरेंजियोस्पोर जो होता है वो दो टाइप का होता है गाइस। एक होता है एप्लेनोस्पोर, एक होता है जूस्पोर। एप्लेनोस्पोर ये नॉन मोटाइल होता है सर, मतलब ये मूव नहीं कर सकता, यहाँ पे छोड़ दोगे तो यहीं पर रहेगा। जूस्पोर इनमें फ्लैजिला होता है, तो ये मोटाइल होते हैं, यहाँ छोड़े हो तो कल यहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इनके पास फ्लैजिला होता है, ठीक है। अब फ्लैजिला भी इनके पास दो टाइप का होता है, एक होता है टिंसल फ्लैजिला, एक होता है विप्टल फ्लैजिला, मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। तो अभी इतना रखो कि स्पोरेंजियोस्पोर दो टाइप का होता है, एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर। चलिए यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं जूस्पोर। तो सबसे पहली बात, आपके एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि जूस्पोर इज ऑल्सो नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा जूस्पोर को हम प्लेनोस्पोर बोलते हैं, स्वयं स्पोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्वयं स्पोर बोलते हैं और प्लेनोस्पोर भी बोलते हैं। और ये मैंने बताया आपको कि ये मोटाइल होता है, मतलब ये मूव कर सकता है सर, ठीक है। और क्यों? क्योंकि इनके पास होता है फ्लैजिला, ठीक है। और ऐसे स्पोर जो जू स्पोर की कैटेगरी में आते हैं, जो मूव कर सकते हैं, वो हो गया आपका पाइथियम और फाइटोप्थोरा। दो इंपॉर्टेंट है, डबल पी याद रखिएगा। पाइथियम कैसा स्पोर है? जू स्पोर है, ठीक है। और फाइटोप्थोरा कैसा स्पोर है? जू स्पोर है, मूव कर सकता है सर। अब एप्लिनोस्पोर की बात करें, ए लग गया मतलब अब्सेंट हो गया, मतलब कि ये मूव नहीं कर सकता सर। तो ये नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजिला नहीं होता। और ऐसे जो आपके एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन की प्रोस्पेक्ट से एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। तो राइजोपस
अस्टोलिनिफर जो है, म्यूकर हो गया, ये कैसे स्पोर्स हैं, तो ये एप्लेनोस्पोर है, इनके पास फ्लैजिला नहीं होता। तो मेरे साथ फिर से रिपीट करो, आपको इन बिटवीन लेक्चर ही याद हो जाएगा, ये नहीं कि बाद में याद करेंगे। बताओ जू स्पोर कैसे स्पोर को बोलते हैं, तो ऐसे स्पोर जो मोटाइल होते हैं, जो मूव कर सकते हैं, दो ही तो ऐसा आसान सा है, पाइथियम और फाइटोप्थोरा। ये कैसे हैं, दो मोटाइल हैं। दो आपके ऐसे हैं जो कि नॉन मोटाइल हैं, राइजोपस और म्यूकर। जो देखिए और भी स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो कि मतलब ऐसे होते हैं, लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो राइजोपस और आपका म्यूकर ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम फ्लैजिला की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्लैजिला पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। फ्लैजिला 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 आखिर है क्या? आपको पता है कि कोई भी बैक्टीरिया हो गया या फिर कोई भी आपने देखा कि जो फंगस होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और उसके लिए फ्लैजिला का प्रयोग करते हैं। जैसे आप पढ़ेगा कि बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा आपको, तो ऐसे ऐसे इनका फ्लैजिला होता है। ये फ्लैजिला इनको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये फ्लैजिला जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है विप्लेस और एक होता है टिनसेल। टिनसेल फ्लैजिला और विप्सल फ्लैजिला में बेसिक्स अंतर ये होता है, ये देखो क्या, अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बेसिक अंतर क्या होता है। ये देखो टिनसेल में क्या आपको ये देख इस तरीके से फ्लैजिला देखने को मिलेगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये टिनसेल फ्लैजिला है। और विप्लेस में देख पा रहे हो कि भैया सिंपल से एक एस टाइप का ही स्ट्रक्चर है। दोनों में अंतर दिख रहा है आपको, ये टिनसेल है, ये आपका विप्लेस है, ठीक। तो ये इनमें कॉमन सा डिफरेंस होता है, पहचान सकते हो इसको देखकर। चलो यहाँ पे मैंने बताया कि फ्लैजिला, तो भाई फ्लैजिला पे हम काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं ना, फ्लैजिला फ्लैजिला। अब देखो ये फ्लैजिला जो होता है ना वो आपका दो टाइप का होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि विप्लेस होता है, एक आपका टिनसेल होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में आ सकता है, अगर ये क्वेश्चन आपका तभी आएगा ना जब एग्जामिनर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंदर से क्वेश्चन पूछा हुआ। तो हम काफ़ी डेप्थ में जा चुके हैं, वैसे आपका सिर्फ आपके सिलेबस में देखेंगे तो इतना ही पढ़ना है आपको, फ्लैजिला बारे में उतना डिटेल में नहीं पढ़ना। आप सिंपल पढ़ सकते थे मोटाइल नॉन मोटाइल, दैट्स इट। लेकिन अगर सपोज कि एग्जामिनर अंदर जाके क्वेश्चन पूछता है तो आप ट्रैप ना हो जाओ, इसलिए यहाँ से, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से नाबार्ड में पूछा गया था, तो सिंपल इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि भैया अगर ऐसा फंगस है जिनका जो दो फ्लैजिला मैंने पढ़ा ना, विप्लेस और टिनसेल, दोनों अगर इक्वल साइज का हुआ, वन विप्लेस वन टिनसेल फ्लैजिला और इक्वल इन साइज, अगर दोनों का साइज इक्वल हुआ तो उनके आपके एग्जाम्पल याद रखना है। तो पाइथियम मैंने बताया था ना, ये पाइथियम कैसा है, मोटाइल है, ठीक है। तो ये पाइथियम हो गया, एफेनिडर्मेटम हो गया, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। तो ये तीन आपके ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है, जिनके फ्लैजिला जो होते हैं ना वो इक्वल साइज का होते हैं, चाहे वो विप्लेस की बात करो चाहे वो टिनसेल की बात करो। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका फ्लैजिला इक्वल नहीं होता है ना, विप्लेस अलग होता है, मतलब अलग साइज का होता है, और आपका जो टिनसेल है वो अलग साइज का होता है। जैसे आपका प्लाज्मोटी फोरा हो गया, ठीक है, प्लाज्मोडियो फोरा हो गया, और ब्रासिकेसी में आपको देखने को मिलेगा कि भैया इनके जो फ्लैजिला होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। इक्वल हो गया तो पाइथियम, एफेनिडर्मेटम और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, नहीं हुआ तो भैया प्लाज्मोडोफोरा हो गया और आपका ब्रासिकेसी हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सर, लग रहा है बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ क्या, थोड़ा फास्ट चलूँ? नहीं सर धीरे पढ़ाइए। देखिए तो मैंने बताया था कि हमने पढ़ लिया कि हमने इंडिजिनस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एक्सोजिनस। अब कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर नहीं बनते, बॉडी के बाहर बनते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सोजिनस बोलेंगे। जैसे कोनिडिया, याद रखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, कोनिडिया हो गया, ये कहाँ बनता है, बॉडी के बाहर। ओडिया हो गया, कहाँ बनता है सर, बॉडी के बाहर, ठीक। और देखो जो बॉडी के बाहर बनता है, नहीं इतना ही देखो, दो ही है आपका जो बॉडी के बाहर बनता है जो आपको याद रखना है, एक कोनिडिया और ओडिया। ये ऐसे होते हैं जो बॉडी के बाहर बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर कहाँ बनता है, बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है। कोनिडिया की बात करें, आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये कोनिडियो फोर है और इनके ऊपर आपको कोनिडिया बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फर्दर यहाँ से ये जाएंगे कहीं और, यहाँ पे उनको क्लाइमेट, अगर अच्छा क्लाइमेट मिलेगा तो यहाँ से फिर ये एक नया फंगस बना लेंगे। इनका ये हाइफा हो गया, ठीक है। तो देखो कोनिडिया कहाँ बन रहा है, क्या ये कोई सैक के अंदर बन रहा है क्या, नहीं, ये बॉडी के बाहर बन रहा है, आपको बाहर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है ना। तो इसलिए ये कैसे स्पोर्स होते हैं, तो ये आपके एक्सटर्नली होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जो है वो कोनिडियो 4 के ऊपर बनते हैं, और ये अगर कोनिडिया की बात करें तो ये भी यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। कई बार ये आपको मल्टी सेलुलर के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। हाइलान होता है, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर नहीं होती, कई बार आपको ये कलर भी दिखेगा, मतलब कि इनमें एक्सेप्शन
इनमें कहने का सेंस ये हुआ कि भाई कई बार ये आपको यूनिसेलुलर की तरह देखने को मिलेंगे, कई बार ये मल्टी सेलुलर के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, कई बार ये हैलाइन होंगे, मतलब बहुत फेज में इनके स्ट्रक्चर कोई कलर नहीं होती, बट कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे इनके प्रजाति होती हैं जिनके अंदर इनके कलर भी होती हैं। ठीक है, बट आपके लिए एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बस याद रखना कि कोनिडिया जो है वो एक्सोजिनस होता है, बॉडी के बाहर बनता है, और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अल्टरनेरिया और हेलमिंथोस्पोरियम पढ़ा होगा आपने इसको राइस के अंदर, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। बताइए कमेंट बॉक्स में भैया हेलमिंथोस्पोरम ओराइजे जो है वो कौन सा डिजीज कॉज करता है पेडी के अंदर। ठीक है, तो बताइए। तो ये मैंने बताया आपको ये कैसे हैं, तो ये बॉडी के बाहर बनते हैं, क्वांटिटी फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। उइडिया की बात करें तो उइडिया जो होते हैं ये आपको देखेंगे तो ये कैसा होता है बताता हूँ आपको। ये कुछ जस्ट इसी की तरह होता है, लेकिन ये चैन के फॉर्मेट में देखो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसे चैन की तरह ये इनकी स्ट्रक्चर होती है उइडिया की। ठीक है, यहाँ से फर्दर ये अलग अलग होके जो है वो एक नया फंगस की जो है वो निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उइडिया कैसा हो गया, एक बैरल शेप होता है या फिर कई बार ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो पूछा गया एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि उइडिया जो होता है वो उनका शेप कैसा होता है, ये किस टाइप के स्पोर्स होते हैं। तो याद रखिएगा ये एक्सोजिनस होता है, साथ में इनका स्ट्रक्चर बैरल और रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, और ये भी पता है आपको कि यहाँ चैन जिसमें बताया आपको लगेगा चैन की तरह, अब चैन देखो ना कैसे होता है वैसे ही इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ बनता है, तो जिससे ये बन रहा था कोनिडियोफोर के ऊपर, तो ये उइडिया है तो कहाँ बनेगा उइडियोफोर के ऊपर, सिंपल सी बात है। और ये कहाँ ये को पाउडरी मिल्ड्यू में मोस्टली ये देखने को मिलता है इस टाइप के फंगस का स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मेरे साथ बोलो फटाफट, चलो अभी याद करना है ना आपको। बोलो इंडोजिनस जो अंदर बन रहा है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर, स्पोर एंजियोस्पोर। ठीक है, उनमें था एक मोटाइल दूसरा था नॉन मोटाइल। अब बताइए एक्सोजिनस जो बाहर बन रहा है उनमें एग्जाम्पल क्या हो गया कोनिडिया और उइडिया। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने एसेक्सुअल की बात कर ली कि भैया एसेक्सुअल आपके जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर, ठीक है, अब सेक्सुअल स्पोर में क्या क्या आएगा, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर यहाँ से एग्जामिनर बेसिस से क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो क्या पूछ देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअल स्पोर, और फिर वो पूछ सकता है नॉन सेक्स, चाहे वो एसेक्सुअल स्पोर चाहे वो वेजिटेटिव स्पोर, ऐसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा सेक्सुअल स्पोर का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, पहले एग्जाम्पल पढ़ो देन उसके बाद हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऊ स्पोर क्या है, इज अ सेक्सुअल स्पोर। जाइगोस्पोर क्या है, इज अ सेक्सुअल स्पोर। अस्कोस्पोर क्या है, सेक्सुअल स्पोर। ठीक है, इसके अलावा आपका बेसिडियोस्पोर क्या है, इट इज आल्सो अ सेक्सुअल स्पोर। ठीक है, ये चीज़ एकदम नहीं भूलिएगा, बेसिडियोस्पोर आपका सेक्सुअल स्पोर हो जाता है। इसके अलावा अस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर, जाइगोस्पोर जो है वो भी सेक्सुअल स्पोर में आता है, और वो स्पोर जो होता है वो भी आपका सेक्सुअल स्पोर में आता है। और ए सेक्सुअल की बात करें तो आपको मैंने बताया ना कि स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया और उइडिया, ये तीन ऐसे हैं जो कि किस में आते हैं ए सेक्सुअल में। तो ये चीज़ एकदम गांठ बांध लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है, कई बार आया हुआ है भी और आज भी आ भी जाएगा। तो देखिए अगर हम एक एक करके बात करें तो हल्का सा हम शॉर्ट में बात करते हैं। जैसे देखो अगर हम बात करें ओ स्पोर, ठीक है, तो ये क्या होता है, जाहिर सी बात है सेक्सुअल स्पोर होते हैं, और ये ठीक वाल के अंदर इनको बनता हुआ देखेंगे आप। ठीक है, और ये मोस्टली मेल और फीमेल गैमेट्स के यूनियन, जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उनसे ये इस टाइप के स्पोर जो है वो बनने को देखने को मिलेंगे। जाहिर सी बात है सेक्सुअल है तो भैया यूनियन मेल और फीमेल का होगा तभी तो बनेगा ना। ठीक है, और ऐसे एग्जाम्पल का जो आपको याद रखना है वो है पाइथियम, फाइटोप्थोरा। ठीक है, ये किनके क्लास के, ओमाइसिटीज़ के जो पाइथियम और फाइटोप्थोरा हैं वो इनके मेंबर्स में आते हैं, मतलब वो स्पोर में आते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूं, अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है, ये याद नहीं रह रहा चलेगा, लेकिन आपको बस याद रखना चाहिए भैया कि वो स्पोर कैसा स्पोर होता है। ठीक है, जाइगोस्पोर की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भी आपके दो आइडेंटिकल गैमेट्स जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उनसे जो स्पोर बनता है गाइस वो हम जाइगोस्पोर बोलते हैं, और ये राइजोपस हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो जाइगोमाइकोटिना का मेंबर्स में जो आपको देखने को मिलेंगे ना वो भी आपको जाइगोस्पोर में आता है। जाइगोस्पोर जाइगोमाइकोटिना ऐसे याद रखना, वो स्पोर ओमाइसिटीज़। ठीक है, अब देखो अस्कोस्पोर अस्कोमाइकोटिना।
ठीक है, ऐसा रखना। और सिंपल सी बात है कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जनरली ये 8 अस्कोस्पोर बनाते हैं। पूछा जाता है कि अस्कोस्पोर कितना बनता है, तो 8 अस्कोस्पोर बनता है, ठीक है। और ये इरिसिफे जो है उनकी एग्जाम्पल हो गई, और अस्कोमाइकोटिना के जो मेंबर्स हैं वो इनमें आते हैं। सिंपल सा बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है आपका। चलिए अगला आता है आपका बेसिडियोस्पोर। तो बेसिडियोस्पोर किसके मेंबर में आएंगे? बेसिडियोमाइकोटिना, ठीक है। पक्सिनिया रखना, पक्सिनिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पक्सिनिया को लेके बहुत सारा हम आपको फैक्ट्स करवाने वाले हैं और इन क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पक्सिनिया जो है वो बेसिडियोस्पोर में आता है, ठीक है। और याद रखना ये क्लब शेप का होता है, बेसिडियोस्पोर क्लब शेप का होता है, और ये मोस्टली जिस स्ट्रक्चर में बनता है उसको हम बेसिडियम बोलते हैं। और ये कितना बनता है? 4। दिस इज इंपॉर्टेंट भैया, ये 4 बन रहा था, इसके अलावा ऊपर जो मैंने आपको बताया ना कि ये आपका अस्कोस्पोर ये 8 बनता है, मतलब अस्कोस्पोर 8 में 8 बनता है, और आपका बेसिडियोस्पोर कितना बनता है? 4 बनता है, ठीक, याद रखना। नो, ये था हमारा सेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव स्पोर, कहाँ पे? फंगस के अंदर। तो वेजिटेटिव स्पोर्स की बात करें तो याद रखना क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर कैसा स्पोर होता है? तो वेजिटेटिव, ठीक है। और ये इनका जो एग्जाम्पल हो गया वो फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम जो है वो कैसा स्पोर है? तो वेजिटेटिव, ठीक, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा गाइस कि अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स जो होता है आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है सेक्सुअल स्पोर, एक होता है एसेक्सुअल स्पोर, एक होता है वेजिटेटिव स्पोर, ठीक है। मैंने आपको सबके एग्जाम्पल बताए हैं, वो आप एटलीस्ट भूलिएगा नहीं, उसको आप ट्रिक से जैसे याद करना है याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट्स में एक जगह पे समराइज फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अभी आप इसको जैसे आप पढ़ रहे हो उसको पढ़िए। नो, अगला आता है प्लाज्मा। अब इनका कुछ हम देखते हैं कि फेजेस क्या क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सबसे पहला होता है प्लाज्मोगेमी, है ना। नाम से पता चल रहा है कि प्लाज्मोगेमी मतलब प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है। तो उनसे उनके फ्यूजन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। फिर आता है कैरियोगेमी, आपने पढ़ा होगा ना। तो कैरियो मतलब क्या होता है? जब यहाँ पे जो आपके न्यूक्लियस जो है होते हैं ना वो फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं, और ये जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करेंगे, ठीक है, तो क्या बनाते हैं? जाइगोट। अरे भाई सिंपल सी बात है ना कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो जब आपका सिंपल सी न्यूक्लियस फ्यूज़ कर रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं? कैरियोगेमी। और मियोसिस तो आप सबको पता है, आप सबने मियोसिस को पढ़ रखा है, ठीक है। इसको हम रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं, है ना। चलिए, तो ये इनके फेजेस हो गए, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। तो यहाँ पे हमारा गाइस फाइनली फंगस टॉपिक जो है वो द एंड होता है। आपको अगर लग रहा हो कि सर हमने बहुत डिटेल पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है फंगस से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। हम फंगस, बैक्टीरिया और वायरस ये तीनों को डेप्थ में पढ़ेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे ना। आपको पढ़ाई मैंने क्या है, सिंपल सी बात है, मैंने फंगस के बारे में थोड़ा बहुत जो है इनके बेसिक नॉलेज के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा हमने इसके न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया जहाँ पे ऑब्लिगेट था, फैकल्टेटिव था। इसके अलावा हम लोगों ने इनके बात किया था कि भाई किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके अलावा हमने इनके स्पोर्ट्स के बारे में बात किया, ठीक है। बस, तो इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया है? कुछ तो नहीं, सिंपल सी बात है। चलिए अब हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज बैक्टीरिया। रेडी हो आप लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने के लिए? चलिए देखिए, बैक्टीरिया की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, अगर जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से होंगे, बताइए बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन आता है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। एक बार एग्जाम में आ गया म्यूरिन, एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ के आ गया बच्चा, क्यों आ गया? अरे भाई पेप्टिडोग्लाइकेन को ही तो म्यूरिन बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा,
ठीक है। तो द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन, है ना। अब देखो ये जो बैक्टीरिया होता है इनका थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज डिस्कस करते हैं कि ये देखो ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, और इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, लेक, है ना, इज नॉट बाउंड बाय ए मेम्ब्रेन। हाँ मतलब जो इनके जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है ना वो बाउंड नहीं होता, मतलब आपको इस टाइप का देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, सिंपल सा होता है। और इनमें आपको वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इतनी बात याद रखना, सिंपल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया इज अ, ठीक है, या बैक्टीरिया हैज़ यूनिफॉर्म प्रोकैरियोट्स, ऐसा ऑप्शन रहते हैं, डीएनए, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक, सिंपल सी बात है। और इनमें जो आपको देखने को मिलेगा, है ना, इनमें आपको 70S राइबोसोम देखने को मिलता है। कौन सा राइबोसोम, 70S राइबोसोम, ठीक। बता दिया सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। अब देखो यहाँ पे बात ये आता है ना कि जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें 90% आपका पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। मतलब कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें आपको पेप्टोग्लाइकेन 90% देखने को मिलेगा, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना उनके अंदर ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है, अप्रॉक्स 5%, ठीक है। अब हम सर कैसे पता करेंगे कौन से वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डिस्कस किया था, जिन्होंने खोज किया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन होते हैं, कैसे पता करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम इसका स्टैनिंग करते हैं, बट अभी यहाँ पे देखो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पता किया था कि कौन बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कौन बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं, तो साइंटिस्ट थे क्रिस्टेंडी ग्राम। कौन थे, क्रिस्टेंडी ग्राम थे जिन्होंने ये डिस्कस किया था और इन्होंने खोज करी थी। तो याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है गाइज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो आपको याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो आपका अस्टेफाइलोकोकस, भूलना नहीं, अस्टेफाइलोकोकस क्या है, ग्राम पॉजिटिव। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, ग्राम पॉजिटिव, है ना। कॉर्नी बैक्टीरियम क्या है, ग्राम पॉजिटिव। क्लोस्ट्रीडियम क्या है, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। अब ग्राम नेगेटिव की बात कर लो तो ये आपका एकेरिया जो है ना, वो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। साल्मोनेला पढ़ा होगा अपने, साल्मोनेला टाइफी जो से टाइफाइड होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस मैंने कल बताया था आपको, है ना। सीडोमोनाज ये भी क्या होता है, ग्राम नेगेटिव। क्लेप्सिला हो गया, है ना, सिलेटिया हो गया, ये क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो याद रखिएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, पूछते हैं एग्जाम के अंदर कई बार ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्रिस्टेंडी ग्राम ने किस तरीके से ये पता किया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर हम उनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है। तो देखिए सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इन्होंने क्या किया था, देखो कि यहाँ पे देखो, पहले आप यहाँ पे देखो, एक मान लो कॉलोनी है, ये की दूसरी कॉलोनी है, ठीक है। कॉलोनी फर्स्ट के अंदर ये हमारा कॉलोनी सेकेंड है, ये कॉलोनी फर्स्ट है, हमारा कॉलोनी सेकेंड है, ठीक है। कॉलोनी फर्स्ट में इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को रखा, ठीक है। कॉलोनी सेकेंड के अंदर भी इन्होंने बैक्टीरिया को रखा, ठीक है। मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, डिटेल में प्रोसेसर आप पढ़ सकते हो, जाके इनके कई सारे हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट में कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट कलर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, यहाँ भी इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, ठीक है। कॉलोनी फर्स्ट के अंदर, कॉलोनी सेकेंड के अंदर अभी तक हमको नहीं पता है कि कौन बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन ग्राम नेगेटिव है। हमने 2 कॉलोनी तैयार की है और कॉलोनी फर्स्ट के अंदर हमने क्रिस्टल वायलेट कलर को डाल दिया, ठीक है, यहाँ भी हमने डाल दिया। अब मैं इसके बाद डाले हमने आयोडीन, ताकि जो हमारा कलर है वो उनके सेल मेम्ब्रेन पे अच्छे तरीके से या फिर सेल वॉल अच्छे तरीके से वो क्या हो जाए, चिपक जाए, ठीक है, तो मतलब स्टेन कर जाए। तो फिर हम आयोडीन डाल दिया हमने, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों कॉलोनी को हम वाश करेंगे अल्कोहल से, ठीक है, अल्कोहल से हमने वाश कर दिया, ठीक है। अब जब आप अल्कोहल से वाश करोगे गाइस, ध्यान समझना,
अगर आप अल्कोहल से वॉश करोगे तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनके कलर वॉश हो जाएंगे। मतलब कि जब हमने अल्कोहल डाला तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो थे उन्होंने कलर को लूज कर दिया, वो उनके कलर धुल गए। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा वो कलर को स्टेंड किया हुआ रहेगा। मतलब कि जो बैक्टीरिया आपको अभी भी कलरफुल दिखाई पड़ रहे हैं, समझ जाना कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। और जो कलर को लूज कर दिए, जिनमें कलर छूट गया अल्कोहल डालने के बाद, वो क्या हो जाएंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इस तरीके से उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था और वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन ग्राम नेगेटिव है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि जो कलरलेस होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं गाइस वो आपके कलरफुल होते हैं। उन्हें जो वायलेट कलर है वो स्टेन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। अब हम आते हैं और दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस वो साइंटिस्ट का नाम याद रखना कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा होता है, ग्राम नेगेटिव, और किस साइंटिस्ट ने जो है वो स्टेनिंग प्रोसीजर जो है वो फॉलो करी थी। चलिए सबसे पहली बात हम अगर बात करें कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, सिंगल लेयर का होता है। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव का ट्रिपल लेयर होता है। ये छोड़ देना, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। इनके सेल वॉल कैसी है, सिंगल लेयर, इनका कैसा है, ट्रिपल लेयर। रिजिडिटी की बात करें, कठोरता की बात करें, मजबूती की बात करें, तो ये ज़्यादा रिजिड होते हैं। मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज़्यादा रिजिड होते हैं क्योंकि इनके पास पेप्टिडोग्लाइकेन, जस्ट मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा होता है, 95% तक होता है। अब क्योंकि इनके पास 95% पेप्टिडोग्लाइकेन है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसलिए इनकी सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, कठोर होती है। ये इलास्टिक होता है, क्यों सर, क्योंकि इनके पास ओनली 5% पेप्टिडोग्लाइकेन है, इसलिए लचीला होता है ये। ठीक है, चलिए इनके पास, ये छोड़ो, मैंने बताया अभी आपको, इनके पास टिकोइक एसिड जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है और इनके पास जो है वो एब्सेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन इनके पास नहीं होता लेकिन इनके पास होता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस इनके पास नहीं होता, इनके पास होता है। अगर हम बात करें पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या होता है, एक एंटीबायोटिक था, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो हाईली ससेप्टिबल होते हैं। ठीक है, बट ये बहुत ही कम ससेप्टिबल होते हैं, है ना। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो याद रखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये सिंपल होते हैं। मतलब भैया आराम से, ये इनकी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, इनकी बहुत ही सिंपल है इनकी। फ्लैजिला की बात करें तो 2 बेसल बॉडी रिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, इनके पास 4 होता है। लिपिड और लाइपोप्रोटीन की बात करें, इनके पास कम होता है, इनके पास ज़्यादा होता है। वैसे आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस आपको जैसे ही डिस्कस कर लिया। इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनमें कितना % पेप्टोग्लाइकिन होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा यहाँ पे कोई भी, वैसे से मैंने कॉमन डिफरेंस दोनों में बता दिया है, वैसे आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको रट्टा मारना है एकदम। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम बात करते हैं बैक्टीरिया को क्लासीफाई करेंगे शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ये रॉड शेप के हुए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैसिलस। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन के आ जाता है कई बार कि रॉड शेप बैक्टीरिया इज नोन एज, तो बैसिलस, वहाँ ऑप्शन में रहेगा बैसिलस, एस्पाइरिला, कोकस, विब्रियो। तो आपको पता होना चाहिए भैया जो बैक्टीरिया हमारा रोड शेप का होता है, मतलब ऐसा आपको रोड शेप दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ऐसा, तो जो रोड शेप का होता है ना उसको हम बैसिलस बोलते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो है वो क्या है, एस्चेरिया कोलाई, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आपका बैसिलस शेप का होता है। ठीक है, एस्पाइरिला, ये स्पाइरल स्प्रिंग देखो आपने, ऐसा होता है ये, वो इनका एग्जाम्पल क्या है, एस्पाइरिलम वोलुटेंस, है ना। अगला आ गया कोकस, कोकस सिंपल स्पेयर, गोला, ऐसा सर्कल की तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है, वो क्या है, स्टेफाइलोकोकस निमोनी, ये निमोनिया कॉज करता है। आपको पता है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पता है आप सभी को, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करी थी, उन्होंने इसी बैक्टीरिया का यूज़ किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, विब्रियो की बात करें तो ये कोमा शेप का होता है, कुछ इस तरीके का, कोमा कैसे दिखा रहा हूँ, ऐसे कोमा, ऐसे इनकी स्ट्रक्चर कोमा शेप की होती है।
ठीक है। विब्रियो कोलेरा, ये कोलेरा कॉज करता है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस की बात करें, अंगूर देखे हो, ग्रैप्स, वैसा दिखाई पड़ेगा आपको कुछ इस तरीके का, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेंगे लाइक ग्रैप्स की तरह। पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि कौन सा ऐसा जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो अगर ग्रैप्स की तरह दिखाई पड़े तो उन उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। सार्सिनी यहाँ पे ये मोस्टली जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ये 8 सेल का ग्रुप होता है इनके पास। मतलब देखो, एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया, 3 4 5 6 7 8, मतलब कि अगर आप 8 बैक्टीरिया को ऐसे एक साथ रख दोगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम सार्सिने बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इनका एग्जाम्पल आपका हो जाता है सार्सिना ओरेंटेका, ठीक है। ये जो है ओरेनिटेका, ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ये हमने डिस्कस करी कि बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। चलिए भूलिएगा नहीं, आगे बात करते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि टेम्परेचर की बात करें तो एक होते हैं मेसोफिलिक बैक्टीरिया, मतलब नॉर्मल, मतलब जैसे हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे का टेम्परेचर क्या है, मेसोफिलिक है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ही कम है, नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है ना। तो वैसे 20 से 35 के आसपास इनकी अगर ये तापमान में सर्वाइव कर जाते हैं ना, तो वैसे बैक्टीरिया को हम मेसोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे इनका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकस और एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। ये बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाते हैं। अब देखो थर्मो, है ना, ऐसे याद रखना, बोलोगे भूल जाते हैं। थर्मो नहीं लग रहा कि हम बोल रहे हैं थर्मामीटर, और थर्मामीटर का यूज़ क्यों करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो याद रखना, अगर ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही हाई रेंज पे सर्वाइव करते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, एबो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है, तो वैसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मोफिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। और साइक्रोफिलस बैक्टीरिया क्या होता है, साइक्रो, ऐसे याद कर सकते हो कि साइको जो बहुत ही ठंडे जगह पे रहते हैं वो साइको होते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हो, अपना ट्रिक से आप याद कर सकते हो। मैंने बताया ना, देखो मीजोफिलिक नहीं लग रहा, मीजो मतलब मीडियम, मतलब ऐसा हम जिससे रह रहे हैं भाई आराम से एक नॉर्मल टेम्परेचर पे हम सर्वाइव करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे हम रहते हैं, ठीक है, वो मीजोफिलिक में आ जाएगा। थर्मो मतलब ये बहुत ही मतलब हाई अच्छा खासा लेवल पे जो है वो टेम्परेचर चला जाएगा और बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव करेंगे। साइक्रो मतलब साइको कौन लोग होते हैं, जो ठंडे जगह पे रहते हैं, जो कोल्ड लविंग होते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया जो कोल्ड लविंग होते हैं ना उनको हम साइक्रोफाइल्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अर्थोबैक्टर, जो कि जो स्पीसीज होते हैं वो आपके आ जाएंगे साइक्रोफाइल्स में। अब देखो हाइपर थर्मोफिलस, अब देखो हम अभी तक हमने पढ़ा थर्मोफिलस मतलब 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर टेम्परेचर जा रहा है तो यहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन हाइपोथर्मोफाइल्स मतलब कि भैया 50 से भी ऊपर चला गया, लो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। अब यहाँ पे तो इंसान जो है अगर 30 से ऊपर जाता है तो हम लोग को बहुत हैवी गर्मी लगने लगती है। अब भाई 20-25 के आसपास चला जाता है तो हमने लगता है कि हाँ अब गर्मी बढ़ रही है। अब सोचो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है, जाहिर सी बात है कि वो हाइपर ही होंगे, तो हाइपो ये इसमें किस में आ जाएगा, हाइपर थर्मोफिलस में आ जाएगा। और इनका एग्जाम्पल क्या है, पायरोलोबस फ्यूमेराई, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि किस रेंज पे बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई। आप देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, है ना, फ्लैजिला के अकॉर्डिंग। अब देखो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। अब बताओ ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, चलिए बताइए थोड़ा सा। अब थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करो। ये जो आपको बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन के ऊपर, बैक्टीरिया 1 2 3 4 5, अब बताइए पांचों बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है। अभी आपको मैंने बताया है कि शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन। बताइए ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, गैस कर पाए। देखो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ये थोड़ा बहुत आपको रॉड शेप का दिखाई पड़ रहा है,
दैट मीन्स कि कैसा होगा बैसिलस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुद्दा वो नहीं है सेप के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्लैजिला के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि आप देखो बैक्टीरिया नंबर 1 को आप देखेंगे सर यहाँ पे ना इनका एक भी फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला है ही नहीं। अब भैया फ्लैजिलस ही नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए से याद रखना, मेरी ट्रिक याद रखना, भूलेगा जिंदगी में नहीं भूलोगे। ए से क्या हो गया, absent, मतलब सर इनके पास फ्लैजिला ही नहीं है, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, एट्राइकस। ठीक, अब देखो बैक्टीरिया नंबर 2 को देखो, आपको दिखाई पड़ेगा सर इनके हाँ एक फ्लैजिला है सर, इनके पास तो एक ही फ्लैजिला है, तो एम से क्या हो गया, मोनो, मोनो मतलब एक, दैट इज मोनोट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एक फ्लैजिला होता है मोनोट्राइकस में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो लेफो, लेफो का मतलब आप देखेंगे एक साइड पे, बैक्टीरिया नंबर 3 पे देखिए एक साइड पे बहुत सारे फ्लैजिला हैं, और जब एक साइड पे बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं ऐसे बैक्टीरिया को हम लेफोट्राइकस बोलते हैं गाइस। ठीक है, अब बैक्टीरिया नंबर 4 को देखिए, यहाँ पे आपको दोनों साइड पे बहुत सारे फ्लैजिला दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, दोनों साइड पे क्या हो रहे हैं, बहुत सारे फ्लैजिला दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस। क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस। और अगर पूरा बॉडी में हो गया फ्लैजिला, पूरा बॉडी में है, तो इसको बोलेंगे पेरीट्राइकस। ठीक है, तो मेरे साथ रिपीट करो फटाफट कि अगर फ्लैजिला नहीं है एट्राइकस, एक फ्लैजिला है मोनोट्राइकस, एक साइड पे फ्लैजिला बहुत ज़्यादा है ना, तो उसको बोलेंगे लोफोट्राइकस। दोनों साइड पे फ्लैजिला बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पूरी बॉडी में नहीं है, ध्यान से देखो 4 नंबर, पूरी बॉडी में नहीं है, दो ये साइड पे बहुत ज़्यादा है और इस साइड पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इधर उधर तो नहीं है फ्लैजिला, तो क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस। और पूरी बॉडी में अगर फ्लैजिला हो गई तो बोलेंगे पेरीट्राइकस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो मज़ा आ रहा है ना पढ़ के। अब देखो जो मैंने बताई वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं गाइस। मोनोट्राइकस मतलब एक फ्लैजिला, एम्फीट्राइकस मतलब दोनों साइड पे फ्लैजिला, सिंगल हाँ देखो है ना, लोफोट्राइकस सेरो फ्लैजिला, पेरी मतलब पूरी बॉडी में होंगी, एट्राइकस नो फ्लैजिला। एग्जाम्पल याद रखना, ये भी आप याद रखना, ठीक है, एग्जाम्पल भी याद रखना। मोनो का मतलब भैया सिंपल, उनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विब्रियो कोलेरी। ठीक है, एम्फी का हो जाएगा रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, लोफो का हो जाएगा सीडोमोनाज, है ना, पेरी का हो जाएगा बैसिलस जाइलेला और इर्विनिया, है ना, और एट्राइकस का हो जाएगा कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थेरी। ठीक है, समझ में आ गया। तो फाइनली हमारा आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं, और हमने आज कवर करी टॉपिक फंजाई और बैक्टीरिया। ठीक है, अब आप नोट्स को रिवाइज करके क्विज देना और देखना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आज का पोर्शन मोस्टली आपको याद करनी है, ठीक है, आप इसको 2 से 3 बार पढ़ लो, बाकी सब आपको समराइज में मैं प्रोवाइड कर दूंगा शॉर्ट नोट्स के अंदर। ठीक है, तो इसको, क्योंकि इसमें आप बहुत ऐसे होंगे जो आपने क्लास 10 में पढ़ रखा होगा, आपने ग्रेजुएशन टाइम पे पढ़ा होगा, तो कोई नया चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने आपको बहुत नया चीज़ पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है, आपने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या आपने ये नहीं पढ़ा था कि भैया एक फ्लैजिला होगा तो क्या बोलेंगे, नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, आप इसको भाई इसको बच्चे क्लास 8-9 में पढ़ते हैं, तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, कोई नया चीज़ नहीं है। बस आपको एग्जाम्पल ही याद रखनी है, एग्जाम्पल भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। होप सो गाइस समझ में आया होगा। मन में कोई डाउट है तो डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे आपके जो ग्रुप हैं वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वायरस के ऊपर और वायरोइड्स के ऊपर। ठीक है, कल मैं बताऊंगा कि वायरस कैसे काम करता है। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा आपको वायरस के पढ़ने में ना। ये चीज़ आपको बताऊंगा कि भैया वायरस का वैक्सीन खोजना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि हाँ मोस्टली इसलिए सर जो वायरस के रिगार्डिंग प्लांट्स होते हैं, जो जिनको मोस्टली वायरल बीमारी हो जाती है ना, उनको आप ट्रीट करना, क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उसमें आपका प्रिवेंशन ही काम आता है, तो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो फाइनली हम अपने लगभग फर्स्ट जो पोर्शन है उस सिलेबस का जब हम वायरोइड्स कवर कर लेंगे ना तो हमारा ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नोट्स को रिवाइज कर लेना बढ़िया से। अगर हमारे ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में गिवन है लिंक, जाके ज्वाइन करो, नोट्स को रिवाइज करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।